हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लेगेसी। अभी हम चालू कर रहे हैं यूनिट नंबर 11, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज हमने देखी थी, वो सब इंटरनेशनल लेवल पर कैसे होती है। इस चैप्टर में हम पॉइंट ऑफ व्यू ये रखेंगे कि हम एक मैनेजर है, ना ही एम्प्लॉयर है, ना ही एम्प्लॉय है। इस चैप्टर को अगर आप समझने के लिए ट्राई करोगे तो याद भी हो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ याद करने के लिए देखोगे तो कुछ समझ नहीं आ पाएगा। इस ऑल्सो अगर आप ईयरफोन लगा लोगे तो आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, ये चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा। समझ इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। यूनिट नंबर 11, इंटरनेशनल एचआरएम। इसमें हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, 21st सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन किस तरह हो रहा है, उसके बेनिफिट, उसके नुकसान क्या है, इंटरनेशनल एचआरएम क्या होता है, इंटरनेशनल एचआरएम मतलब ग्लोबल एचआरएम और डोमेस्टिक एचआरएम में डिफरेंस क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं इंटरनेशनल एचआरएम में, इंटरनेशनल एचआरएम की एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं। सेम ही रहती है एक्टिविटीज, लेकिन उसे करने का जो लेवल और स्केल रहता है वो बहुत ज्यादा अलग होता है। और रिपेट्रिएशन और एक्सपेट्रिएट कौन होते हैं, किस तरह से होते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन। यहाँ पे हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो एचआर मैनेजर है उसका काम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि एक एमएनसी जो होती है वो इंडिया से बाहर, एक कंट्री से बाहर काम कर रही है और बहुत सारी कंट्री से लोगों को रिक्रूट भी कर रही है। तो उन सारी कंट्रीज के कल्चरल, एथिकल, लीगल डिफरेंसेस होते हैं। तो जो वर्क फोर्स है उसमें डाइवर्सिटी रहती है और अलग अलग पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट से लोग आते हैं। तो स्पेसिफिक एचआर फंक्शंस आपको अप्लाई करने पड़ते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। एक एचआर मैनेजर को एडिशनल कॉम्पिटेंसी और स्किल्स लगती हैं ताकि वो कल्चरल सेंसिटिविटी और नॉलेज रख सके अलग अलग कंट्रीज का। ऑल्सो ग्लोबलाइजेशन या जो इंटरनेशनल बिजनेसेस रहते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका बिजनेस है वो आप एक मार्केट से निकालकर, एक कंट्री से निकालकर सेम बिजनेस की सर्विसेज बाहर भी प्रोवाइड करते हो। मतलब इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट मार्केट टेक्नोलॉजीज इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन क्यों हो पा रहा है, क्योंकि जो ट्रेड बैरियर्स है वो कम हो गए हैं। मतलब जो कंट्रीज है उन्होंने अपना टैरिफ कम कर दिया है और रिस्ट्रिक्शंस अलग अलग तरह की हटा दी है, ताकि और भी कंट्रीज हमारे यहाँ भी काम कर सके और हम भी दूसरे कंट्रीज में जाके अपना बिजनेस कर सके। तो जो कंट्रीज होती हैं वो उन्हें लो कॉस्ट कंट्रीज में जाती हैं और अपना बिजनेस सेटअप करती हैं। वो क्यों कर पाती हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन के तरीके अच्छे हो गए हैं और इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग है वो बेटर हो गई है। मतलब इंटरनेट और ट्रांसपोर्टेशन, एयर, वाटर, रोड, सारी ट्रांसपोर्टेशन बेटर हो गई है पहले से। इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हो पा रहा है। ग्लोबलाइजेशन आज की तारीख में क्यों हो पा रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ हो रही है ग्लोबलाइजेशन में। जो वर्ल्ड ट्रेड है वो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, कंट्रीज के बीच में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड होता है हर साल। उसमें कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपांडेड अपॉर्चुनिटीज है, रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा एक्सपांशन और ग्लोबलाइजेशन हो पा रहा है। लेकिन इसमें कुछ फैक्टर्स हैं। कैसा कि ह्यूज मार्केट पोटेंशियल है, जैसे ब्रिक्स कंट्रीज हैं, इंडिया, ब्राजील, रशिया, चाइना। तो इसमें क्या है कि मार्केट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो जैसे जो डेवलप कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल यूएस, उनके पास अगर कोई अनयूटिलाइज कैपेसिटी है तो वो उस कैपेसिटी को, उस रिसोर्सेज को इंडिया में आके डिप्लॉय कर सकते हैं और यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। उनको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का फायदा मिल जाता है। वो भी क्या होता है हम आगे देखेंगे। फिर इंटरनेशनल सेल्स अपॉर्चुनिटीज कंपनीज को और प्रेजेंट करती हैं, जो कि जिसे वो सीज कर सकते हैं। फिर डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कंट्रीज हैं जैसे कि डेवलप कंट्रीज हैं उनके पास पॉपुलेशन कम है जो काम कर सकती है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके पास अबंडेंस है जो लोग काम कर सकते हैं, उनका स्किल्ड लोगों का। तो दोनों का फायदा हो जाता है ऐसा करके, ग्लोबलाइजेशन करके। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे वैसे जो डेवलप कंट्रीज हैं या जिनके पास कैपिटल है वो आउटसोर्स कर रही हैं अपनी एक्टिविटीज को, ताकि कॉस्ट को वो कम कर सकें और स्पेशलाइज्ड चीजों को, जो इंसान जिस काम में स्पेशलिस्ट है उससे वो चीज करवाएं, ताकि वो कॉम्पिटिटिव हो सके, उनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ सके और इवेंचुअली ग्रोथ बढ़ सके। इसके लिए आउटसोर्सिंग हो रही है, इस वजह से भी ग्लोबलाइजेशन और हो रहा है। फिर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, जो कई सारी फर्म्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी टेक्नोलॉजी को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करती हैं ताकि डिमांड को बढ़ा सकें, और अपने प्रोडक्ट को ऐसा ही बनाती हैं जैसे कि मार्केट डिमांड करती है, जैसे मार्केट की रिक्वायरमेंट है। ऑल्सो जो अपना कम्युनिकेशन का चैनल है उसको कंटिन्यूअसली इंप्रूव करती रहती है, ताकि क्रॉस बॉर्डर बिजनेस एक्टिविटीज और अच्छी होती रहे। मतलब आज की तारीख में यूट्यूब, जो यूट्यूब की वीडियो है उसको ऑटोमेटिकली डब कर देता है यूट्यूब, ताकि एक लैंग्वेज का इंसान जो मिस्टर बीस्ट की वीडियो है उसको अलग अलग लैंग्वेजेस में देखा जा सके। फिर ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर के लोग इंडिया के अंदर आके ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं, अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। इंडिया के भी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इंडिया के बाहर जाके काम कर रहे हैं डेवलप कंट्रीज में। जैसे कि टाटा है, वो 60,000 से ज्यादा लोगों को 19 कंट्रीज में एम्प्लॉय करता है। तो ये भी हो रहा है, इसकी वजह से भी ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। आईटी टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन और ग्रो कर रहे हैं, इसकी वजह से और ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। फिर जो गवर्नमेंट पॉलिसी है लिबरलाइजेशन की, वो करीब करीब सब जगह हो गई है। मतलब ट्रेड बैरियर्स कम कर दिए हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ गुड्स जो पहले डिफिकल्ट हुआ करता था अब ईजी हो गया है। एक्सपोर्ट जो है उसका प्रमोशन कर रहे हैं ताकि फॉरेन एक्सचेंज कंट्री कमा सके। फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो रहा है और ट्रेड फ्री ट्रेड जोन बनाए जा रहे हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया रहता है जिससे बना बोल दिया जाता है कि एसईजेड है, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, यहाँ पे सिर्फ डेवलपमेंट होता रहता है। इससे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और बढ़ता है। अब ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं।
इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। पहला कि जो कंपनी है वो अगर उसकी कंपनी में सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुकी है, मतलब मैक्सिमम मार्केट साइज कैप्चर कर चुकी है, तो अब नई जगह पे जाएगी और मार्केट कैप्चर कर लेगी, नया मार्केट साइज, नए कस्टमर्स को मिल जाएंगे। फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जब भी आप किसी चीज को मास पे बनाते हो, ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हो एक पर्टिकुलर प्रोसेस या मशीन को यूज करके, जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी थोड़े से चीपर आपको पड़ते हैं, तो ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, उसे कहते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। तो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं वो मास में चीजों को बनाती हैं, जहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑलरेडी कम होते हैं, जैसे चीप लेबर आपको मिलता है इंडिया, चाइना, वियतनाम की जैसी जगहों पर। इसकी वजह से आपका ग्लोबलाइजेशन और बढ़ता है, क्योंकि आपको प्रॉफिट और होता है, आपकी कॉस्ट कम होती है। फिर फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये हमने पहले भी देखा कि ट्रेड बैरियर्स कम कर दिए, टैरिफ्स कम कर दिए, सब्सिडीज प्रोवाइड कर दी, एसईजेड बना दिया, ट्रेड जोन्स डिक्लेयर कर दिया, एक्सपोर्ट का प्रमोशन कर दिया, उसकी वजह से और फायदा होता है। फिर एक्सप्लॉइट करना लोकल एडवांटेज, लोकल एडवांटेज को एक्सप्लॉइट करने का क्या मतलब हुआ? कंपनीज चाइना में और इंडिया में पहले क्यों आती थी? क्योंकि यहाँ पे लेबर बहुत चीप मिल जाता था एज कम्पेयर टू यूएसए। तो उस बेनिफिट को आप सीज करने के लिए ग्लोबलाइजेशन करते हो। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, कैसे? जो डेवलप कंट्रीज हैं उसमें जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके पास पैसा बहुत है, लेकिन उसको कहाँ लगाएं वो नहीं पता, क्योंकि करीब करीब सारी जो इंडस्ट्रीज है वो अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पे है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे स्किल्स हैं, लोगों के पास लोग हैं काम करने के लिए, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, तो दोनों का फायदा हो जाता है। फिर अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल एंड ऑप्टिमम रिसोर्सेज, जो डेवलप कंट्रीज हैं वो आउटसोर्स कर देती हैं अपनी ज्यादातर जॉब्स को, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो एम्प्लॉयमेंट दे लेती हैं उसपे और अपना काम कर लेती हैं, तो इनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, उनका काम पूरा हो जाता है, तो दोनों का फायदा हो गया। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के इतने सारे फायदे हैं, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। पहला और नुकसान सिर्फ ऐसा नहीं कि जो लोकल कंपनीज होती हैं उनको ही होती हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज जो होती हैं जो ग्लोबलाइजेशन कर रही है दूसरी कंट्री में जा रही है, उन्हें भी नुकसान होते हैं। क्या क्या होते हैं? कि कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं ग्लोबल मार्केट से। कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, एमएनसीज होती हैं, वो बहुत ज्यादा खर्चा करती हैं एडवर्टीजमेंट में। अब लोकल इंसान तो इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर कर नहीं पाएगा, तो वो उसको नुकसान हो जाता है। फिर जैसे आप देखते हो किराना स्टोर्स आजकल बहुत ज्यादा लॉस में चल रही है। फिर फेलियर टू स्टडी द फॉरेन कस्टमर्स डिमांड एंड प्रेफरेंसेस, हम जो फॉरेन कस्टमर्स हैं, अगर हम किसी नई कंट्री में जा रहे हैं तो उनकी क्या कल्चर, क्या डिमांड, क्या प्रेफरेंसेस, क्या एक्सपेक्टेशन है, उसको तुरंत समझ पाना बहुत मुश्किल है। आपको वहां रुकना पड़ेगा, सेटल डाउन होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके आप वहां के उनके हिसाब से चीजों को बनाओ और प्रेजेंट कर पाओगे। फिर पॉलिटिकल रिस्क, कई कई बार क्या होता है कि बिजनेस आपका फ्लॉप हो जाता है, आपकी गलती की वजह से नहीं, वहां पे सिविल अनरेस्ट हो गया, वहां पे सिविल वॉर हो गई, वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। फॉर एग्जाम्पल, रशिया के बहुत सारे बिजनेसमैन थे जिन्होंने यूएसए में अपने घर, बंगले और बिजनेस असेट बना के रखे थे। जब रशिया यूक्रेन वॉर चालू हुई तो उस प्रॉपर्टी को सीज कर लिया गया। उनकी क्या गलती थी भाई? उनका प्रॉपर्टी सीज हो गई। इस तरह के नुकसान भी हो जाते हैं पॉलिटिकल डिफरेंस की वजह से। फिर ऑपरेटिंग एक्सपोजर, इसमें क्या हुआ कि जो ये रिस्क कैसे होती है कि जब एक्सचेंज रेट या इन्फ्लेशन रेट होता है किसी कंट्री में, एक्सचेंज रेट क्या होता है, जैसे इंडिया में रुपीज चलता है और यूएसए में यूएस डॉलर चलता है। इधर यूएस एक यूएस डॉलर इज इक्वल टू 80 रुपए था, अब आगे चल के वो 90 रुपए हो गया, 90 नहीं होना चाहिए, मान लो 85 हो गया। तो किसी एक इंसान को तो बैठे बिठाए नुकसान हो गया कि उसे अब कम पैसे मिलेंगे कंपेरेटिवली इंडिया के बंदे का। सेम विद इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन जो है वो भी पैसे की वैल्यू को कम कर देता है। तो इन सब चीजों से भी नुकसान हो सकता है ग्लोबलाइजेशन से। फिर इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक्टिविटी होती है, जो कि एक एचआर मैनेजर करता है, वो जब आप इंटरनेशनल लेवल पे करते हो उसे कहते हैं इंटरनेशनल एचआरएम। डेफिनेशन तो बहुत ईजी है, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर मान लो एक एप्पल है एप्पल है यूएसए की कंपनी, वो इंडिया में अपना प्लांट लगा रही है, तो होस्ट कंट्री वो एप्पल यूएसए हो गया पेरेंट कंट्री, इंडिया हो गया होस्ट कंट्री, और उसको जो अपने मैनेजर्स लाने हैं जिनको आईटी का काम आता है वो सिंगापुर से लेके आ रही है, तो वो हो गई थर्ड कंट्री। तो इन अलग अलग कंट्री से अलग अलग लोगों को लाना जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनसे एक कॉमन काम कराना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये जो एचआर इंटरनेशनल एचआरएम की एक्टिविटीज हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला क्या? कोर एचआर फंक्शंस, एचआर की प्लानिंग करना, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग करना, कोर वो काम हो गया। दूसरा, अलग अलग कंट्री से डील करना, क्योंकि एक टाइम पे तो 3 कंट्री से आप डील कर ही रहे हो, होस्ट कंट्री, होम कंट्री और थर्ड कंट्री। फिर अलग अलग टाइप के लोगों से डील करना, वो अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अलग अलग कल्चर से आ रहे हैं, अलग अलग नेगोशिएशन के तरीके होते हैं उनकी जगह पे, उनका कल्चरल वैल्यूज अलग अलग है, तो उनसे भी आपको डील करना पड़ता है। फिर ग्लोबल एचआरएम जो होता है वो डोमेस्टिक एचआरएम से अलग होता है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल एचआरएम का जो पर्सपेक्टिव होता है वो बहुत बड़ा होता है। जो भी डोमेस्टिक एचआरएम होता है वो आप अपने लोकल लोगों के साथ करते हो, उनको कहाँ से लोग आएंगे, किस तरह से आएंगे, कितना पैसा देंगे। लेकिन एक एचआर मैनेजर जो कि इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहा है, उसे कितना पैसा देना है, कितना बेनिफिट देना है, कितना इंसेंटिव देना है, कितना कॉम्पनसेशन देना है, वो सब डिसाइड करना बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, क्योंकि जो पे सिस्टम है उसमें अलग अलग करेंसीज होती है लोगों की। अगर आप यूएसए इंडियन बंदे को यूएसए के बंदे को इंडिया में लाके काम कर रहा है, तो उसको तो डॉलर में पैसे देने पड़ेंगे ना, वो कैसे दोगे? उसमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये कोर एचआर फंक्शन बहुत ज्यादा ब्रॉडन हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर
अलग अलग हेट्रोजीनियस फंक्शन आपको करने पड़ते हैं। होमोजीनियस मतलब एक जैसे, और हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग टाइप के अनरिलेटेड फंक्शन आपको करने पड़ते हैं, जो कि एचआर मैनेजर को समझने, एक अलग अलग कंट्रीज के कल्चर को समझने के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कंट्रीज के अलग अलग कल्चर, अलग अलग पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम, अलग अलग कस्टमर के प्रेफरेंस, अलग अलग सोशल सेटअप होते हैं, और हर एक कंट्री के इन सारे सिस्टम्स को समझना एक एचआर मैनेजर को जरूरी होता है। अलग अलग सिस्टम, अलग अलग कंट्री के लीगल रिक्वायरमेंट भी अलग होते हैं और रेगुलेशन भी अलग अलग होते हैं, उन सबको भी समझना पड़ता है। एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है जो कि इंटरनेशनल एचआरएम को इम्पैक्ट करती है, वो होती है कि टैक्सेशन पॉलिसी कैसी रहेगी। मतलब अगर कोई यूएसए का इंसान इंडिया में आया तो यूएस गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि वो काम तो यूएसए का ही कर रहा है, तो उससे हम उतना ही टैक्स निकाल के यूएसए की गवर्नमेंट को दे जितना वो अगर वहां काम कर रहा होता देता, तो वो भी डिसाइड करना पड़ता है। ऑल्सो जो इंटरनेशनल रीलोकेशन और ओरिएंटेशन हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो रही है ऑफ द एक्सपेट्रिएट, वो सब भी डिसाइड करनी पड़ती है। अब यहाँ पे रिस्क बहुत होता है। रिस्क क्या होता है इंटरनेशनल एचआरएम में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आप पूरा खर्चा कर रहे हो उससे आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी चीज, जो सिविल अनरेस्ट होता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो सकती है, वो ऊपर नीचे हो सकती है, जिसकी वजह से आपका पूरा बिजनेस ठप पड़ सकता है। ऑल्सो आपको बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है ट्रैवलिंग पे, लोगों के रिलोकेशन में, लोगों को ट्रेन करने के लिए। उससे जरूरी नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी, और ये पूरा खर्चा करने के बाद अगर बिजनेस फेल हो गया तो ये कॉस्ट रिकवर कैसे होगी। ऑल्सो ऑल्सो मोर इन्वॉल्वमेंट इन द एम्प्लॉइज पर्सनल लाइफ। यहाँ पे एक इंटरनेशनल एचआरएम में क्या होता है, एचआर मैनेजर को जो एम्प्लॉय है उसकी लाइफ में इन्वॉल्व होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो अकेला नहीं जा रहा है, वो अपनी फैमिली के साथ जा रहा है, और जिस जगह पे जा रहा है उस जगह की हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटी, कल्चर, लैंग्वेज, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को समझना पड़ेगा। वहां पे जिस टाइप का इंसान सर्वाइव कर सकता है उसी टाइप के इंसान को वहां भेजना पड़ेगा। तो अगर किसी इंसान अपनी विद फैमिली जा रहा है तो फैमिली की बच्चों की स्कूलिंग है, फैमिली का कल्चर है, ओल्ड एज लोग हैं तो कैसा उनका कम्युनिटी कैसी है, वहां पे सोशल इन्वायरमेंट कैसा है। अगर फैमिली सही से एडजस्ट कर पा रही है तो इंसान अच्छे से काम कर पाएगा। तो लोगों की पर्सनल लाइफ में भी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है इंटरनेशनल एचआर मैनेजर्स का। फिर यहाँ पे और ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जो होस्ट कंट्री है उसके लॉज, जनरल कोड ऑफ कंडक्ट है वहां का, वहां पे कितने वर्किंग आवर्स का रेगुलेशन है, वो सब। ऑल्सो एक एचआर मैनेजर को तो नहीं, लेकिन एक कंपनी को जब वो किसी नई कंट्री के अंदर जा रहे हैं तो उन्हें समझना पड़ता है और डील करना पड़ता है विद द मिनिस्टर्स, पॉलिटिकल फिगर्स, वेरियस इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट ग्रुप्स से डील करना पड़ता है। फिर अलग अलग एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल एचआरएम को अफेक्ट करते हैं। वो क्या होता है? पहला होता है कल्चरल फैक्टर्स के, अरे आवाज कर रहे हैं यार बाहर के लोग। सो कल्चरल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स क्या होते हैं कि सेट ऑफ सोशल नॉर्म्स रहते हैं कि जो कंट्री, जिस कंट्री, जिस बैकग्राउंड से आप आते हो उस वहां पे लोग किस तरह बिहेव करते हैं, उससे आपका बिहेवियर बनता है। लोगों का मोटिवेशन कैसा है, लोगों का नेगोशिएशन स्टाइल कैसा है, उनका एटीट्यूड कैसा है इंडिपेंडेंस की तरफ के, हम कितना इंडिपेंडेंस रहते हैं, कितना कोई हम हमें बताया कि क्या काम करना है। उनकी जो ये रिलेशनशिप रहती है वो कंट्री टू कंट्री डिफर करती है। और अगर आप इस डिफरेंस को समझोगे नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और लोग टर्नओवर कर सकते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ सकते हैं इन लड़ाइयों की वजह से। तो इन बैरियर्स को समझना पड़ता है और उनको कम करना पड़ता है एक एचआर मैनेजर को। ऑल्सो इकोनॉमिक सिस्टम्स, अलग अलग कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम अलग अलग होते हैं। जैसे कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है और यूएसए कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो किस तरीके से लोगों को पैसा दिया जाएगा, किस तरह से इंसेंटिव दिया जाएगा, किस तरह से ले ऑफ करा जाएगा, वो अलग अलग रहेगा अलग अलग कंट्री के लिए। अगर कोई एक स्किल्ड इंसान है तो वो किसी पुअर कंट्री में जाने के लिए रिलक्टेंट रहेगा, वो बोलेगा वहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ऑल्सो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए। ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी आपको अच्छी खासी देनी पड़ती है। अगर आप किसी छोटी जगह पे किसी को भेज रहे हो, भाई मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग तो मेंटेन करना पड़ेगा, आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे उसके लिए। फिर पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरमेंट, हर कंट्री का अलग अलग पॉलिटिकल लीगल एनवायरमेंट होता है। मतलब अगर कोई कंट्री है जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जैसे यूएसए, अगर कोई कंट्री है जहाँ पे बहुत बार मिलिट्री कू होता रहता है, हमारे पड़ोसी बहुत सारे हैं, म्यांमार वगैरह। फिर लेवल ऑफ करप्शन कितना है किसी कंट्री में, लेजिस्लेशन किस तरह का है, किस तरह के लॉज है, मिनिमम वेजेस के, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स के, और अगर इनको आपने कंप्लाई विद नहीं करा, वायलेशन करा, तो आप पे पेनल्टी लग सकती है। तो इन सबको समझना भी बहुत जरूरी होता है। फिर इंटरनेशनल एचआरएम की एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है? पहली होती है एचआर प्लानिंग। एचआर प्लानिंग क्या बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है जब आप इंटरनेशनल लेवल पे करते हो, क्योंकि आपको जो अभी के एचआर ह्यूमन रिसोर्स की नीड है और जो आगे चल के नीड होने वाली वो सब समझनी पड़ती है। यहाँ पे ये इन्फ्लुएंस होती है बाय द कल्चर ऑफ द होस्ट कंट्री। यहाँ पे आपको अलग अलग सोसाइटीज को समझना पड़ता है, और जो इन्वायरमेंट होती है वो चेंज होती रहती है। तो इन्वायरमेंट जब हाईली अनस्टेबल होती है तो एचआर प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। फिर
जो इन्फॉर्मेशन आपको लगती है एचआर प्लानिंग करने के लिए, वो आप कहाँ से निकालते हो? लेबर सप्लाई ट्रेंड्स, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, माइग्रेशन, इमिग्रेशन, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, जिस कंट्री से आप लोगों को ला रहे हैं उसको आपको समझना पड़ता है। तो जो ह्यूमन एलिमेंट होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एचआर प्लानिंग के लिए। इसमें मेन इशू ये रहता है कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरी मेरी जो सब्सिडरी है वो किसी और कंट्री में खुल रही है, तो वहां पे मुझे एक अच्छा मैनेजर बिठाना पड़ेगा, जो ग्लोबल मैनेजर है, जो वहां के काम को अच्छे से डील कर सके। तो उनको आइडेंटिफाई डेवलप करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और उस बंदे पहले हम देखते हैं, फिर बाकी क्रिटिकल एक्टिविटीज चालू करते हैं कि जो हमारा करंट मैनेजर उनका कितना पोटेंशियल लेवल है, हमें और किस तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, फिर उनका इंटरनेशनल करियर पाथ कैसा रहेगा, जो हमारा स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान है वो एचआर प्लानिंग उसको इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, इंटीग्रेट करनी चाहिए। मतलब जो हमारा प्लान है उसके हिसाब से हमको लोगों को रिक्रूट करना है। फिर हम चालू करते हैं इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पॉलिसी, मतलब हम राइट तरह के लोगों को राइट टाइम पर राइट जगह राइट पोजीशन पे प्लेस करते हैं। उससे हम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस चालू करते हैं। हम देखते हैं कि क्या स्किल्स अभी लोगों के पास है और क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं जब वो दूसरी कंट्री में जाएंगे। यहाँ पे हमें कैंडिडेट्स अलग अलग कंट्रीज के देखने पड़ते हैं, पेरेंट कंट्री, होस्ट कंट्री और थर्ड कंट्री, तीनों को हमें एनालाइज करना पड़ता है। फिर हम स्टाफिंग चालू करते हैं। स्टाफिंग करने के लिए हमारे पास 4 अप्रोच रहती है। पहली होती है एथनोसेंट्रिक अप्रोच। इसमें क्या होती है, जैसे पेरेंट कंट्री है, यूएसए की कंट्री है जो इंडिया में अपना प्लांट सेटअप कर रही है, तो जितने की रोल्स हैं शुरुआत के टाइम पे वो सारे यूएसए के लोग वहां पे बिठा देगी। ताकि इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं कि अर्ली स्टेज पे मैनेजमेंट आसान हो जाता है, लोगों को रिलोकेट करना आसान हो जाता है, और वो क्योंकि ऑलरेडी काम कर चुके रहते हैं उस कंट्री में, तो फेमिलियर होते हैं किस तरह की प्रोडक्ट प्रोसेस रहती है, उन्हें एक्सपर्टीज और नॉलेज रहता है, और किस तरह की टेक्नोलॉजी का एम्प्लॉय करना है, किस तरह की एक्टिविटीज करना है, किस तरह से कम्युनिकेट करना है, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करना ईजी हो जाता है। टोयोटा और सैमसंग इस तरह की अप्रोच को यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है कि कल्चरल डाइवर्सिटी और इन्वायरमेंटल इश्यूज को समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब एक ही कंट्री के लोग हैं और सबॉर्डिनेट दूसरे कंट्री के लोग हैं। तो कल्चरल डिफरेंस आ जाता है और ये पूरा सिस्टम फेल कर सकता है अगर इसको सही तरीके से प्रेडिक्ट और सॉल्व नहीं करा गया तो। अगली चीज होती है पॉलीसेंट्रिक। शुरू में आप एंथो को यूज करते हो और अपने पेरेंट कंट्री के लोगों को बिठा देते हो, फिर इवेंचुअली जब काम लोगों को आ जाता है उसके बाद आप होस्ट कंट्री के लोगों को वहां बिठा देते हो। मतलब यूएसए की कंपनी इंडिया में प्लांट है तो इंडिया के लोगों का मैनेजर बना देगी। एचयूएल इस तरह की चीजों को यूज करता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। इससे क्या होता है एडवांटेज कि कल्चरल डाइवर्सिटी डिस्पैरिटी कम हो जाती है और रीलोकेशन और ओरिएंटेशन ईजी हो जाता है। इसकी वजह से आप लोकल सैलरी के एडवांटेज ले सकते हो, क्योंकि अगर आप लोकल लोगों को एम्प्लॉय करोगे तो कम सैलरी देनी पड़ेगी, और अगर आप किसी हाई स्किल एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप उसे प्रीमियम भी पैसे दे सकते हो, क्योंकि आपके पैसे बच जाएंगे। फिर डिसएडवांटेज क्या होता है कि अभी आपने बिजनेस में तो आपके लगा दिए होस्ट होस्ट कंट्रीज के मैनेजर्स को, लेकिन जो आपका सब्सिडरी है और जो आपका हेड ऑफिस है, तो इन दोनों में कम्युनिकेशन कैसे होगा, क्योंकि इसको इसकी लैंग्वेज नहीं आती, इसको इसकी लैंग्वेज नहीं आती, दोनों में कल्चर्स भी अलग अलग हैं, तो ये बैरियर, लैंग्वेज बैरियर आ जाता है दोनों के बीच में। उसके बाद जियोसेंट्रिक अप्रोच। जियोसेंट्रिक अप्रोच क्या होता है कि हम कुछ नहीं देखते कि कौन पेरेंट है, कौन होस्ट है, कौन थर्ड कंट्री है, जहां से हमें बेस्ट इंसान मिलता है हम उसे पोस्ट कर देते हैं। अगर उसके पास नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस है तो हम उसे प्लेस कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो कहाँ से आ रहा है। लेकिन ये सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस इंसान को काम करना है उसे उनके साथ काम करना है जिसे वो नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है और उसे नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है। दोनों में लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है। तो ऐसे ही लोगों को आप अपॉइंट करते हो जिन्हें कम से कम 2 लैंग्वेज आती हो। फिर उसमें कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, जैसे कि इंग्लिश। फिर इसका एडवांटेज क्या है कि जो हेडक्वार्टर और सब्सिडरीज हैं वो यूनाइट हो जाती हैं, अडेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और अपना जॉब का टेन्योर आप ज्यादा कर सकते हो, प्रॉफिट आप ज्यादा कमा सकते हो, और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से कर सकते हो, क्योंकि एक्सपर्ट्स आते हैं आपके पास काम करने के लिए। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत एक्सपेंसिव अप्रोच रहती है। यहाँ पे स्टाफिंग को सेंट्रली करना पड़ता है और टॉप मैनेजमेंट का सरदर्द रहता है कि सही लोगों को ढूंढ के सही जगह पे लगाना पड़ेगा। फिर रीजियोसेंट्रिक अप्रोच। रीजियोसेंट्रिक अप्रोच क्या रहती है, मान लो कि यूएसए के एप्पल को इंडिया के अंदर प्लांट सेटअप करना है, तो वो लोगों को रिक्रूट सिर्फ इंडिया से नहीं करेगा, इस पूरे रीजन से करेगा, इंडो पैसिफिक रीजन से करेगा। ईरान से लेके म्यांमार तक की जो कंट्रीज हैं, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इन सबसे लोगों को निकाल के प्लेस करेगा। इससे जो हमारा स्प्रेड है, जिन कंट्रीज में से हमको एम्प्लॉयज को उठाना है वो बढ़ जाता है, तो ऑप्शन बढ़ जाते हैं, और ज्यादा कल्चर और लैंग्वेज डिफरेंस बन जाता है, क्योंकि एक ही एरिया के लोग हैं। डिसएडवांटेज क्या है, अगेन हेडक्वार्टर और सब्सिडरी में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। फिर हम चालू करते हैं रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की प्रोसेस। एक्सपेट्रिएट की। एक्सपेट्रिएट कौन होता है? एक्सपेट्रिएट ऐसा इंसान होता है जो अपनी होम कंट्री से निकल के दूसरी कंट्री में काम करने जाता है, लेकिन उसका रिटर्न जो है प्लान रहता है, मतलब मैं 10 महीने के लिए जा रहा हूँ, या मैं 2 साल के लिए जा रहा हूँ, या मैं 4 साल के लिए जा रहा हूँ। अगर वो जिस कंट्री में काम करने जा रहा है वहां पे काम अच्छे से नहीं कर पाता है, तो ये पूरा सिस्टम फेल कर जाता है। इसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स देखने पड़ते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके उसके उस नए एनवायरनमेंट में जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं ऐसे लोग। सबसे पहली बात टेक्निकल एबिलिटी। जो एक्सपेट्रिएट है उसको उसकी टेक्निकल एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसे काम अच्छे से आना चाहिए और वो बहुत अच्छा होना चाहिए अपने काम में। फिर क्रॉस कल्चरल सूटेबिलिटी। जो इंसान है वो अपने आप को एडजस्ट करना आना चाहिए उसको दूसरे कल्चर्स में, उसमें कल्चरल सेंसिटिविटी होनी चाहिए और कल्चरल अडाप्टेबिलिटी होनी चाहिए, और फ्लेक्सिबल होना चाहिए वो अपने नेचर में।
फिर फैमिली रिक्वायरमेंट्स, अगर कोई इंसान अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जा रहा है तो जो फैमिली प्रॉब्लम्स है उससे अगर लड़ता रहेगा तो काम नहीं कर पाएगा। तो घर कैसा रहे, स्कूलिंग कैसी हो, हेल्थ केयर, सोशलाइजिंग, ये सारी चीजों को कंपनी को सॉल्व करके देना चाहिए। फिर लैंग्वेज स्किल्स, अगर मैं कहीं पे काम करने गया हूँ, मेरे को वहाँ की लैंग्वेज ही नहीं आती, तो मैं वहाँ पे लोगों से बात कैसे करूंगा, वो क्या बोल रहे हैं समझूंगा कैसे, तो मुझे वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। फिर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर कोई इंसान है, अगर हम उसे दूसरी कंट्री में भेजना है तो ऐसे इंसान को भेजिए जो टीम वर्क, जो टीम प्लेयर हो, जो इमोशनली स्टेबल हो, जो स्ट्रेस को हैंडल कर सकता हो, वरना उसे ना भेजे। फिर हम चालू करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नए एक्सपेट्रिएट का इस तरह से करते हैं, जब वो निकल रहा होता है उससे पहले करते हैं। किस चीज में ट्रेनिंग देते हैं उसे, कल्चरल ट्रेनिंग देते हैं, लैंग्वेज की ट्रेनिंग देते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का अभी देखते हैं। कल्चरल ट्रेनिंग क्या होती है कि हम उसे ज्यादा कंफर्टेबल बनाते हैं जिस कंट्री में जा रहा है उसके बारे में, उस कंट्री की हिस्ट्री, उसकी पॉलिटिक्स, उसके बिजनेस प्रैक्टिसेस, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, उसके वैल्यू सिस्टम्स, वो सारी चीजें हम बताते हैं। ऑल्सो हम फॉर्मल ट्रांसफर से पहले पहले ये सारी चीजें कर देते हैं। फिर ये जो ट्रेनिंग है ये बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी पा रही है आजकल के दिनों में। लैंग्वेज ट्रेनिंग, लैंग्वेज ट्रेनिंग में क्या होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आप किसी ऐसी होस्ट कंट्री में जा रहे हो जहाँ पे कॉमन लैंग्वेज नहीं है तो आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ज्यादातर ऐसा होता है कि इंग्लिश एक पॉपुलर इंटरनेशनल लैंग्वेज है लेकिन वो यूरोप तक सीमित है। अगर आप चाइना में जा रहे हो तो चाइना में तो इंग्लिश कोई बोलता ही नहीं, तो आपको होस्ट कंट्री की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी अगर आपके एम्प्लॉय के साथ आपको रिलेशनशिप अच्छी बनानी है और अच्छे से काम करना है वहाँ पे। तो फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या होती है कि आप आपकी फैमिली और एक्सपेट्रिएट दोनों को किस तरह सेटल होना है, किस तरह अडाप्ट करना है, उसकी चांसेस को बढ़ाने के लिए एक नेटवर्क बना के देते हो जहाँ पे उसके फ्रेंड्स और लोकल लोग रहते हैं आपके जिनसे आपका कल्चर कॉमन रहता है, ताकि वो सपोर्ट और इन्फॉर्मेशन उनसे लेके एडजस्ट कर सके उस होस्ट कंट्री के कल्चर के साथ। फिर एक्सपेट्रिएट का रेम्यूनरेशन, कितने पैसे हम देंगे, यहाँ पे एचआर मैनेजर का काम आता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। आप उसको जो उसके होम कंट्री में पैसे मिलते हैं तो उसे कम नहीं दे सकते। जो यहाँ का टैक्स स्ट्रक्चर था करीब करीब वैसे ही वहाँ का टैक्स स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजों को आपको देखना पड़ता है, कंपोनेंट्स को देखना पड़ता है उसे पैसे डिसाइड करने से पहले। पहला होता है बेस सैलरी। बेस सैलरी डिसाइड करने से पहले आपको करेंसी का जो डिफरेंस है वो समझना पड़ता है। जो उसे होम कंट्री में पैसे मिल रहे थे उससे कम से कम इक्विटेबल तो मिलना चाहिए या कम से कम उससे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, तभी वो जाएगा, नहीं तो जाने से मना कर देगा। बेनिफिट्स, जब आप किसी डिफरेंट एनवायरमेंट में काम कर रहे हो तो आपको बेनिफिट जो है जो लोकल एम्प्लॉइज उनसे ज्यादा मिलने चाहिए। मतलब आपको क्लब फैसिलिटी मिलनी चाहिए, आपको फेस्टिवल सेलिब्रेशन की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, आपको फैमिली बेनिफिट्स मिलने चाहिए। मतलब आपकी फैमिली वर्क वीजा लगा के काम आपसे मिलने आ सके, बच्चों को स्कूल स्पॉन्सरशिप मिल सके, फेस्टिवल में आप आपकी फैमिली से मिलने जा सको, बच्चों के लिए स्कूल स्पॉन्सरशिप, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज, करियर काउंसलिंग, री-असाइनमेंट वगैरह की फैसिलिटीज। फिर अलाउंसेस, अलाउंसेस क्या होती है, ये एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना एक्सपेट्रिएट को जो कि उसको होम कंट्री में मिल रही थी। कौन कौन सी अलाउंसेस होती हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस, मतलब जो होस्ट कंट्री है और जो फॉरेन लैंड है उसमें जो डिफरेंस है उस एक्सपेंडिचर को कवर करने के लिए अलाउंस। फिर होम अलाउंस, हाउसिंग अलाउंस, मैं अपना घर छोड़ के कहीं और काम करने जा रहा हूँ तो घर का खर्चा मुझे दे दो, उसका एडिशनल खर्चा ना लगे। ट्रैवल अलाउंस, जो हमने लीव ट्रैवल कंसेशन पढ़ा था, मतलब छुट्टी के टाइम पे मैं अपने घर पे जाऊंगा तो वो जो पूरा खर्चा है उसको कंपनी उसे रियम्बर्स करेगी। फिर एजुकेशन अलाउंस फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों की ट्यूशन, बच्चों की लैंग्वेज की जो फीस रहती है वो कंपनी देगी। फिर रीएलोकेशन अलाउंसेस, जो मेरा सामान है वो फर्नीचर है, जो मैं इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से लेके जा रहा हूँ वो वहां तक पहुंचाने का जो खर्चा होता है रीलोकेशन का, वो सारा शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन कंपनी देती है। फिर टैक्स इक्वलाइजेशन पेमेंट, टैक्स इक्वलाइजेशन पेमेंट क्या होता है कि जो एक्सपेट्रिएट है वो जितना होम कंट्री में टैक्स देता था उतना ही उसे फॉरेन कंट्री में भी टैक्स लगे, उसे कहते हैं टैक्स न्यूट्रल होना। इस केस में हम टैक्स प्रोटेक्शन पॉलिसी बनाई जाती है जिससे कि टैक्स सेविंग होती है। अब मान लो उसकी टैक्स सेविंग हुई फॉरेन कंट्री में, तो वो टैक्स सेविंग वही लैप्स ना हो जाए, उसको आप कैरी फॉरवर्ड रिटेन कर पाओ, उसके लिए आपको सिस्टम बनाने पड़ते हैं। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल एक्सपेट्रिएट का, अगर आपको किसी एम्प्लॉय को आप बाहर भेज रहे हो और आप चाहते हो कि वो मोटिवेटेड रहे और खुश रहे अपने काम से, तो आपको उसके परफॉर्मेंस का अप्रेजल देना पड़ेगा। जो अच्छा काम करेगा उसको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है और घर से दूर जाके काम कर रहा है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है कि उसके दो सुपरवाइजर होते हैं। एक तो उसके घर पे होम कंट्री एक सुपरवाइजर रहता है जिसने भेजा है, और एक होस्ट कंट्री का सुपरवाइजर होता है जहां वो काम कर रहा है उसका। उन दोनों के बीच में कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, जो ये बोल रहा है वो बोल रहा है उसे समझ नहीं आ रहा। ज्योग्राफिकल डिफरेंस, जो होम कंट्री का सुपरवाइजर है उसको पता नहीं कि वो वहां किस तरह काम कर रहा है, हो सकता है कि वहां वो अपनी हड्डियां गला रहा हो, बहुत ज्यादा काम कर रहा हो लेकिन इसे तो दिख ही नहीं रहा है। पॉलिटिकल इंपैक्ट, कई बार क्या होता है कि उसने बहुत अच्छे से काम करा लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसी की चेंज की वजह से लॉस हो गया, तो वो भी पता करना, वो पता नहीं चल पाता है। फिर ये सारे फैक्टर्स को आपको रखना पड़ता है माइंड में जब आप परफॉर्मेंस अप्रेजल डिसाइड कर रहे हो एम्प्लॉय का। जब एम्प्लॉय आपका एक्सपेक्टेड वापस आता है तो उसका फीडबैक लेना बहुत जरूरी होता है कि उसका होम ऑफिस कैसा था, उसको क्या चैलेंजेस उसने फेस करा, उसके क्या सजेशन है आगे के लिए। रीपैट्रिएशन, रिपैट्रिएशन क्या होता है कि जब एम्प्लॉय बाहर था और अब वापस आया, इस प्रोसेस को कहते हैं री एंट्री की, इस प्रोसेस को कहते हैं रिपैट्रिएशन।
इसमें भी अपने चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि उसे अब वहां रह के वहां कल्चर की आदत पड़ गई है, या वो कहीं बीच में है, उसे यहाँ का थोड़ा सी आदत है, वहां की थोड़ी सी आदत है, उसको वापस से इस एनवायरमेंट को इनहेबिटेट करना, इंक्यूबेट करना जरूरी होता है। तो रिवर्स कल्चरल शॉक होता है उसके लिए, तो इसके लिए भी आपको थोड़ा थोड़ा काम दो, फिर जब वो यहाँ के लिए नॉर्मल हो जाए, सेटल हो जाए, वहां का हैंगओवर उसका निकल जाए, उसके बाद उसको यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप दो। दिस वॉज द चैप्टर। इसी के साथ हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सारे चैप्टर्स, सारे यूनिट्स इन डिटेल फास्ट ट्रैक मेथड में कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद पूरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के 11 यूनिट्स का एकदम शॉर्ट रिवीजन आएगा, जो कि आप एग्जाम के लिए यूज कर सकते हो। ये फास्ट ट्रैक रिवीजन था, बहुत डिटेल रिवीजन था, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, थैंक यू। और आप एचआरएम अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एग्जाम दो, बेस्ट ऑफ लक, दिस वाज इट, मिलते हैं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।